बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इट कैन हार्डली बी ओवर एम्फसाइज्ड, यानी आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमालात इतने ज़्यादा हैं, इतनी वसी तौर पे इस्तेमाल होती है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इसको ओवर एम्फसाइज़ करें या फिर आप इसको इग्नोर कर सकें। हमारी अपनी बॉडीज़ में आवर ओन बॉडीज़ कंटेन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मसलन एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर ऑर्गेनिक। इसके अलावा आप अगर बात करना चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम खुद सिंथेसाइज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, हमारी क्लोथिंग, दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। आपके कपड़े जो आप पहनते हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी मेकिंग जो है बेसिकली ये कॉटन के हैं या किसी भी मटेरियल के हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा आप अगर ये देखिए सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। वार्निशेस, टेक्सटाइल फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, डाइज, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर। सिंथेटिकली इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, एंड दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। नेक्स्ट आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते कहाँ से हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है हासिल करने का ज़रिया है वो 3 सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरली फाइंड आउट करने के। दैट इज़ पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस ये क्या चीज़ें हैं आप जानते हैं? दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर मेड अप फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स जो कि कई साल पहले कुछ जो जानवर या फिर पौधे जिनकी डेथ हो गई थी, दे गेट बरिड इनसाइड द अर्थ, और जब वो अर्थ के नीचे दबे रहते हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स। यू हैव रेड इट ऑलरेडी। एंड नाउ दीज फॉसिल्स आर बेसिकली दे कॉल्ड फॉसिल्स। दीज फॉसिल्स जो हैं वो कई सालों की कन्वर्जन के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ये इन 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम जिसको हम आम ज़बान में पेट्रोल बोलते हैं, कोल कोयला, और नेचुरल गैस जो सुई गैस आप लोगों के घर में आती है जिसे हम अपनी ज़ुबान में सुई गैस बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली नेचुरल गैस। अब हम देखते हैं कि इन सब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आए, ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले मूविंग टूवर्ड्स द कोल। कोल जिसे हम उर्फ़ आम में, आम ज़ुबान में कोयला बोलते हैं, इसके बारे में सोचा जाता है कि ये रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ से बना था। रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ यानी जो पुराने ज़माने में पौधे या दरख्त ज़मीन के नीचे दब गए थे, वो कुछ 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कोल। वो कोल में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस इन वुड, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। किस वजह से हो जाते हैं? जो अंदर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्रेजुअली दोज ट्रीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कोल। इसके बाद इसके इधर आप एक वो भी देख सकते हैं, यू कैन, ये आप अगर वाइट कर्सर को देख लीजिए, वाइट हमारा जो एरो है ये आपको एक पूरा ना नज़र आ रहा होगा। ये वुड, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पीट। पीट इज़ ये वो अर्ली स्टेज है कोल की जो कि वुड और कोल के दरमियान में बनती है। उसके बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट, यू कैन सी इट ओवर हियर, लिग्नाइट। हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद ये भी कोयले की किस्म है जो अभी रिफाइंड कोयला नहीं बना होता, दरमियानी इकसाम है। उसके बाद हाई प्रेशर के बाद ये बाइट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर एट हाई प्रेशर इट इज़ कन्वर्ट टू एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल। ये जो आपको अभी फ्लो शीट सी नज़र आई है जो अभी हम लोगों ने मैं आपको ये आपके एरो के साथ बता रही हूँ, यू हैव टू लर्न दैट आउट। हाउ कोल इज़ जनरेटेड, दिस इज़ मोस्टली
एन आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने बताना है ये जो है इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड बरीड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये पूरा जो पैराग्राफ है इट इज़ गुड फॉर दैट आंसर हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। और आपने ये जो आपके पास पूरे का पूरा एक फ्लो शीट टाइप बनी हुई है, ये वुड डेड प्लांट्स के बाद पीट और उसके बाद लिग्नाइट बाइटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट, ये आपने साथ बनानी है इन ऑर्डर टू गेट दैट डन। उसके बाद कोल जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का एक ज़रिया है। कैसे? व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन, यानी कोयले को जब आप कार्बोनाइज करते हैं, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। व्हेन, ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, temperature ranging from 500 to 1000 degree centigrade, it is converted into coal gas, coal gas and coal tar। ये आपको बताने वाली बात क्या है कि जब आप कोयले को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, टेम्परेचर कितना रखना है, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 1 इज़ कोक, दैट इज़ अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड कोक। कोल गैस, कुछ गैसेस जनरेट होती हैं, एंड कोल टार। सो फॉर हेयर कोक, यहाँ पर जो है कोक दैट इज़ सॉलिड कार्बन। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड स्टीम। नेचुरल गैस इसके अंदर होती है, कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है और स्टीम के प्रेजेंस में आप इसे कोल गैस जो है वो दैट इज़ जनरेटेड। कोल टार सॉलिड स्टिकी मैस होता है जो कि शायद आपने कभी सड़कें बनाते हुए देखा हो, जो ऊपर ब्लैक कलर का मटेरियल डाला जाता है जो कि काफ़ी थिक सा होता है, सॉलिड ब्लैक कलर का मटेरियल, चिपचिपा सा, दैट इज़ बेसिकली कोल टार जो है इट कंटेन्स मैनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स और काफ़ी सारे सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं इसके अंदर। और ये तीनों चीज़ें बनती हैं जब आप कोल को कार्बोनाइज करते हैं या उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बंद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात की गई है दैट इज़ द टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कितना कोयला पाया जाता है। पाकिस्तान में जी कोयले के जियोलॉजिकल सर्वे एक कहता है कि कोयले के जो 184 बिलियन टन्स ज़खायर मौजूद हैं, इसमें से जो 80% आपका कोयला है दैट इज़ यूज़ टू बेक ब्रिक्स, यानी वो ईंटें बनाने के काम आता है लाइम किलन्स के अंदर। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पसेस में इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस यानी घरों में इस्तेमाल होता है, कोयला जलाने के काम आ जाता है। और कहते हैं गवर्नमेंट काफ़ी कॉन्शियस एफर्ट्स कर रही है इन ऑर्डर टू मेक कोल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस को वो मीट कर सके, यानी पाकिस्तान की जो अंदरूनी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सके और इसके अलावा अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। बट आई डोंट थिंक सो, को बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा कोयले की ऊपर, और ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा इसके ज़खायर हैं, ना ही इसको प्रॉपरली मैनेज आई डोंट थिंक सो किया नहीं जा रहा। सिंध कोल अथॉरिटी ने मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ की डेवलपमेंट की है इसमें, और कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, इसके बारे में ये बताया गया। इसके अलावा बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है दैट इज़ फॉर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वही गैस है जो आपके घरों के चूल्हों में आती है जिस पे आप अपना खाना बनाते हैं। अगर आप इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे जाएं तो नेचुरल गैस इज़ मोस्टली मीथेन इन नेचर, मीथेन CH4 गैस होती है ये। इट ऑल्सो कंटेन्स सम ईथेन और प्रोपेन इन इट, लेकिन ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो मीथेन की होती है। ये पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है, स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, इवन सिंध, जहाँ पर क्योंकि हमारे पास हम लकी हैं इस लिहाज से कि दैट वी हैव अ गुड रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस। सुई के मकाम पर जो बलूचिस्तान में है और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में, कहीं कहीं पंजाब में नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं,
काफ़ी सारे ज़खायर मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करने के बाद कमी का शिकार ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वी डू हैव दैट एंड वी कैन यूज़ इट फॉर मैनी पर्पसेस। मिनरल ऑयल और कोल पाकिस्तान में इतना अवेलेबल नहीं है जितनी नेचुरल गैस है। अब द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बेसिकली नेचुरल गैस? So if I do highlight it over here, it is a mixture of low boiling hydrocarbons. Hydrocarbons यानी जिसे हम low boiling hydrocarbons का मतलब है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन। These are low boiling hydrocarbons, यानी हर हाइड्रोकार्बन जो सीरीज़ है उसकी बिगनिंग के एक दो जो होमोलॉगस सीरीज़ में कंपाउंड्स हैं, दे आर कॉल्ड लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। सो बेसिकली ज़्यादातर मीथेन इसमें इंक्लूडेड होती है, कुछ अमाउंट ऑफ इथीन हो सकती है, इथेन हो सकती है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो मीथेन का है। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने मेंशन भी किया है यहाँ पर दैट द मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। अब इट इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वही ऑर्गेनिक मैटर जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, दैट द डेड रिमेन्स ऑफ animals and plants which are buried inside the earth crust, they are converted into coal, natural gas and petroleum. पाकिस्तान में गैस क्योंकि चीप है लिहाजा इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, और एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस और जनरल इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है। यानी आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसको जलाने के लिए काम में लेकर आती हैं, आपकी डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब घरों में खाना वगैरह बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, हीटर्स में, आपके जो गीज़र्स हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे सीमेंट या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इनको आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, उसके अंदर भी वेरियस किल्न्स को जलाने के लिए नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है। हियर इज़ अ पिक्चर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोल है और ये नेचुरल गैस है जो कि कोल के साथ ही पाई जाती है, एंड ये एक पंप है जो कि नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है नीचे से, और ये प्रोसेसिंग प्लांट में चली जाती है जो कि इसके अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं उसको साफ़ कर देती है, और उसके बाद इट इज़ अवेलेबल फॉर यूजेज। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पेट्रोलियम। अब ज़मीन के नीचे से जो लिक्विड निकलता है कोल और नेचुरल गैस के साथ ही, दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सेमी लिक्विड सा होता है। जब आप पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालते हैं तो ये उस फॉर्म में नहीं होता जैसे आपने पेट्रोल देखा हुआ। पेट्रोल इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट। ये एक सॉलिड सा विस्कस सा लिक्विड होता है, विस्कस मतलब गाढ़ा सा लिक्विड विच इज़ ब्लैक इन कलर, और इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको ग्रेजुअली बाद में वेरियस प्रोसेसेस से गुजार कर आप इसको काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। जो ज़मीन से फ़ौरन ऑयल निकलता है जो ब्लैक कलर का होता है विस्कस फॉर्म में, उसको आप क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो तय दर तय बनते हैं, यानी वक्त के साथ साथ बनते हैं, और एक तय के ऊपर मट्टी की दूसरी तय लगती है, फिर तीसरी लगती है, और वो सारी कंप्रेस होकर प्रेस होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक रॉक बन जाता है, उसे आप सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान जो पौधे या फिर जानवर, पौधे और जानवर जो उनके दरमियान दब जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। Here you have to see the crude oil's definition. Let me highlight it first. What is crude oil? When extracted from rocks, it appears like a liquid of blackish color known as crude oil. यानी जब आप इसको पेट्रोलियम को कहाँ से निकालते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है जिसको आप क्रूड ऑयल बोलते हैं। फिर आप ज़रा ये देखिए प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी आप पेट्रोलियम को पकड़ें, उसको हीट करना शुरू करें, और जब आप उसे हीट करना शुरू करेंगे आपका टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर मोस्टली हीट किया जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट उसका यानी आप अब उसे हीट करना शुरू करेंगे, अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही टेम्परेचर होगा,
तो जो चीज़ उसमें से उड़ कर बाहर आएगी, जो गैशियस फॉर्म में आएगी, दैट इज़ नेचुरल गैस। उसकी कॉम्पोजिशन क्या है नेचुरल गैस की? उसमें मीथेन CH4 से लेके कार्बन नंबर 4 to 10 यानी ब्यूटेन तक उसमें कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं। और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रोलियम से निकलने वाले केमिकल्स को आमतौर पर पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर 20 to 60 रेंज करता है, तो जो फ्रैक्शन आपको ऑब्टेन होता है फ्रॉम द, यानी आप उसी पेट्रोलियम को हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है, तो जो अंदर से गैसेस बाहर निकल रही हैं, जो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनका कार्बन रेंजेस होते हैं C5H12 यानी 5 कार्बन से लेके 6H14। पेंटेन और हेक्सेन उसमें से ऑब्टेन होते हैं, और ये पेंटेन और हेक्सेन आर लिक्विड इन नेचर एंड दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। ठीक है। फिर आपके पास 60 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर जाता है, तो जो आपको चीज़ ऑब्टेन होती है दैट इज़ कॉल्ड लिग्राइन या नेफ्था, एंड इट इज़, इसका जो कार्बन कॉम्पोजिशन रेंज है दैट इज़ C6H14 to C7H16 यानी हेक्सेन और हेप्टेन। इसको आप सॉल्वेंट के तौर पे और रॉ मटेरियल्स यानी कोई चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कम्स गैसोलीन। ये गैसोलीन को आम ज़ुबान में हम उर्फ़ आम में पेट्रोल कहते हैं, जो आप अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक्स में या व्हीकल्स में डालते हैं पेट्रोल, दैट इज़ बेसिकली गैसोलीन। व्हाट इज़ गैसोलीन? दैट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो ऑब्टेन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है जब आप बारी बारी लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ डिस्टिल कर रहे होते हैं पेट्रोल को हीट कर रहे होते हैं बारी बारी, तो आपको जो चीज़ें मिलती हैं, उसको जो फ्रैक्शंस मिलती हैं डिफरेंट, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और हमारे पास उनमें से एक प्रोडक्ट क्या है? गैसोलीन। गैसोलीन यानी वो पेट्रोल जो आप इस्तेमाल करते हैं। ये आपको 40 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में मिलेगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? C4H10 ब्यूटेन, C13H28 13 कार्बन वाला कंपाउंड है मोस्टली। और ज़्यादातर क्या पाया जाता है? C6H14 दैट इज़ हेक्सेन, और C8H18 दैट इज़ ऑक्टेन। कहते हैं कार्बन 6 से लेके कार्बन यानी हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर मोस्टली फाउंड इन गैसोलीन। इसको आप मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ कैरोसिन। कैरोसिन उर्फ़ आम में मिट्टी के तेल के तौर पे जाना जाता है, और इसको आप जलाने के काम में आप लेकर आते हैं। जब टेम्परेचर आप 175 to 325 तक लेकर जाते हैं, यू गेट कैरोसिन। और इसके अंदर C8H8 C14 से लेकर C14H30 तक आपको कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ आपको जो नेक्स्ट फ्रैक्शन मिलता है दैट इज़ गैस ऑयल, और ये 275 से पहले तक 275 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तक मिल जाता है। इट हैज़ C12H26 C18H38, डीजल एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ आपके पास जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस, आपने सुना होगा गैस ऑयल, डीजल भी इस्तेमाल होता है। डीजल वाली गाड़ियाँ बड़ी जो बसेस वगैरह होती हैं उसमें डीजल यूज़ होता है एज अ बर्निंग फ्यूल, तो वो ये गैस ऑयल होता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस। मज़ीद जो चीज़ पीछे रह जाती है वो विस्कस लिक्विड की फॉर्म में, गाढ़े से लिक्विड की शक्ल में, उसके अंदर ज़रा बड़े कंपाउंड होते हैं C18H38 तक। और ग्रीस देखी होगी आप लोगों ने, ग्रीस होती है लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। लुब्रिकेशन होता है जहाँ फ्रिक्शन पैदा होती है, रेजिस्टेंस होती है, फ्रिक्शन होती है, तो आप मुख्तलिफ मशीन के पुर्ज़ों को ग्रीस लगा देते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो। ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आप लुब्रिकेशन या लुब्रिकेंट बोलते हैं, और इस अमल को आप लुब्रिकेशन कहते हैं। उसके बाद पैराफिन आपको ऑब्टेन होता है। पैराफिन का मतलब होता है अल्केन्स बेसिकली। इनका मेल्टिंग पॉइंट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ज़रा हाई ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन्स हैं। ये आपको सॉलिड फॉर्म में वैक्स की शक्ल में मिलते हैं। C12H48 to C29H60 वैक्स प्रोडक्ट्स, मोमबत्तियाँ जिससे बनती हैं वो वाली वैक्स, मोम, ठीक है, या जैसे वैज़लीन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द पैराफिन। एसफॉल्ट या फिर पेट्रोलियम कोक, सॉलिड बिल्कुल रह जाता है जो पीछे सॉलिड रेजिड्यूज़।
और उसको आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पेविंग में, रास्ते बनाने के लिए, रूफिंग छतें डालते हुए, फ्यूल के तौर पे, रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे। डिफरेंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस कहता है आपको आपका जो क्रूड ऑयल है उसको रिफ़ाइन किया जाता है ताकि आपको ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल सकें। पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। एक ऑयल रिफाइनरी है अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि मोरगा रावलपिंडी में है। ये 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफ़ाइन करने की कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा बाकी दो रिफाइनरीज़ हैं। दे आर एट कराची जो कि 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी रखती हैं, और एक और ऑयल रिफाइनरी जो है दैट इज़ पाक अरब रिफाइनरी जो कि महमद कोट मुल्तान के नज़दीक है। Crude petroleum is separated by fractional distillation into a number of fractions, each corresponding to a particular boiling range. ये ऊपर हम लोगों ने सारे देखे। So that's all for today's lecture. For here, petroleum itself is a lengthy question. आपको ना ये पूरा लेंथी क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने अंदर कोल भी लिखना है, आपने इसके अंदर नेचुरल गैस भी लिखना है। यू हैव टू डू पेट्रोलियम एज वेल। आपने ये जो पूरा टेबल है फ्रैक्शंस वाला पेट्रोलियम का ये भी याद करना है फॉर लेंथी क्वेश्चन एज वेल एज सम शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये सारे सोर्सेज को आपने लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।